नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा बेरोजगारी के ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसमें हरियाणा को 34.1% के साथ देश भर में पहले स्थान पर रखा गया। ये पहला स्थान कोई लेना नहीं चाहेगा, हरियाणा पहले पर यहां रखा गया। राज्य में बेरोजगारी को लेकर बहस तेज हो गई। इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार ने रिपोर्ट से किनारा कर लिया। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के बीच हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर बहस तेज हो गई है। एक निजी एजेंसी का सर्वे सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों में हरियाणा में बेरोजगारी दर देश भर में सबसे ज्यादा है। विपक्षी खेमा इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 3 जनवरी को बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें दिसंबर 2021 तक के आंकड़े शामिल थे। इसके मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी दर 34.1% है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। संस्था ने किस राज्य को क्या रैंकिंग दी है, आपको दिखाते हैं। राज्य में बेरोजगारी दर हरियाणा 34.1%, राजस्थान 27.1%, झारखंड 17.3%, बिहार 16%, पश्चिम बंगाल 7.3%, उत्तर प्रदेश 4.9%, उत्तराखंड 4.9%, तेलंगाना 2.2%, छत्तीसगढ़ 2.1%, गुजरात 1.6%, ओडिशा 1.6%, कर्नाटक 1.4%। तो वहीं राज्य सरकार अपने बचाव में मुखर है। अपने गवर्नमेंट के बचाव में खुद सीएम मनोहर लाल सामने आए और एजेंसियों पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। सीएम के मुताबिक प्रदेश में महज 6.1% बेरोजगारी है। उनका कहना है कि इस एजेंडे के तहत सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संस्था पर कार्रवाई की बात भी कही। देखिए, अभी तो हम पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं और सीएमआई को भी मैं जरूर कोई इसका विषय हम एजी साहब से बात करेंगे कि इसके नहीं, अब इस बार मैं एजी साहब से बात करूंगा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी होगी तब भी करेंगे। मनोहर सरकार ने रोजगार के लिए प्रदेश में कई योजनाएं लागू की हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार का निजी कंपनियों में प्रदेश के युवाओं को दिया गया 75% आरक्षण का फैसला काफी चर्चाओं में है। आइए सरकार की ऐसी ही कुछ योजनाओं को आपको समझाते हैं। रोजगार के लिए सरकार की योजनाएं: हरियाणा सक्षम योजना, हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण, हरियाणा रोजगार पोर्टल। जहां एक तरफ हरियाणा सरकार युवाओं की बेहतरी और रोजगार के अवसर के लिए लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों के आंकड़े कई सवाल खड़े करते हैं। सच क्या है, पुख्ता जांच के बाद ही ये कहा जा सकेगा। लेकिन इसने एक बार फिर प्रदेश में रोजगार को लेकर बहस तो तेज कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बेरोजगारी के आंकड़ों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। विपक्ष हमलावर, सरकार ने सीधे ही रिपोर्ट से किनारा कर लिया। हम बात कर रहे हैं जिस रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट है एक निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की। ताजा जो आंकड़े जारी कर दिए गए, उन आंकड़ों की हकीकत जानेंगे। हरियाणा में कितनी बेरोजगारी है, इसकी हकीकत जानेंगे। सरकार इस रिपोर्ट को लेकर क्या कह रही है, ये विस्तार पूर्वक इस डिबेट के दरमियान हम जानेंगे। तो हरियाणा में कितनी बेरोजगारी जानने के लिए ये पैनल से मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमानों से आप मुखातिब होइए। दीपक गहलोत है, आप राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर। विदु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल है। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है। मनीष खटाना है, नेता कांग्रेस। खटाना साहब, एक बार फिर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में आपका स्वागत है। और अजय गुलिया है, प्रवक्ता जेजेपी। गुलिया साहब, एक बार फिर स्वागत करती हूं मैं आपका। एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले प्रोफेसर विदु रावल, आपसे सवाल, हरियाणा में कितनी बेरोजगारी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने ये क्या रिपोर्ट दिया है? सीएमआई जिसकी रिपोर्ट का आप के हवाले से आपने ये पूरा अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है, ये सीएमआई की दरअसल
सबसे बड़ा फ्रॉड है। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसके जो कर्ता धर्ता है, वो महेश व्यास है। वो महेश व्यास कौन है? वो महेश व्यास वो है जो 2019 में कांग्रेस को घोषणा पत्र बनाने वाली 3 मेंबरी समिति में थे, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र लिख रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पर आप जो है ये रिपोर्ट बनाकर हमें बता रहे हैं। एनीवेज ये महेश व्यास का पहला फ्रॉड नहीं है। इससे पहले भी वो इस प्रकार आंकड़े देकर कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। एक के बाद एक मेरे पास क्लियर लिस्ट है, अगर आपके पास समय है तो मैं बता सकता हूँ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लिखी हुई है। मैं इंडियन एक्सप्रेस के अपने साथ एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ जो महेश व्यास को बता रही है कि क्रेडिबिलिटी को अच्छे से बता रही है। एक तो आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, पीपल हु फ्रेम पॉलिसी ड्यूरिंग यूपीए। ये यूपीए एक आप अगर देख पा रहे हैं, यूपीए जो सरकार थी वो एक सरकार को अलग थी, इसके साथ साथ सोनिया गांधी एक पैरेलल सरकार चलाई जाती थी। अपनी सरकार में अपनी एक पैरेलल कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के हिस्सा वाला व्यक्ति है ये महेश व्यास। ये वो व्यक्ति है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी के ऊपर बहुत सारी चीजों पर जो है एक के बाद एक अखबारों में लिखा है। ये मेरे पास एक और अखबार का मैं आपके सामने करता हूँ। ये दैनिक भास्कर का है, ये दैनिक भास्कर का आया हुआ है। और ये इसके अलावा मैं एक के बाद एक बहुत सारी अखबारें आपको दिखा सकता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में तो बताएगा इसकी फ्रॉड स्टोरी। ये सिर्फ हरियाणा के अंदर जाके ये व्यक्ति गड़बड़ करता है ऐसा नहीं है, ये देश के अंदर भी इन्वेस्टर्स को हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारे भी कृत्य कर चुका है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई एजेंसी इस पर जरूर जांच करता है इसके मोटिव क्या है, और कांग्रेस के साथ इस व्यक्ति की एसोसिएशन है वो तो ठीक है। इसके अलावा क्या इसको कोई विदेशी संस्था भी फंड कर रही है जो भारत के अंदर निवेश आने से रोकना चाहती है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। ये अलग विषय है। हरियाणा के अंदर एक के बाद एक हमने बहुत सारी योजनाएं लेकर आए हैं जिसके रूपे हम हरियाणा के अंदर, अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 7 साल के शासनकाल में जबकि भाजपा की सरकार 2014 में बनी और 19 में हमें बीजेपी का भी साथ मिला, तब से लेकर इन 7 सालों में हम 84,600 से अधिक अपॉइंटमेंट दे चुके हैं। ये नियुक्ति नहीं कह रहा हूँ, अपॉइंटमेंट कह रहा हूँ। नियुक्ति के साथ साथ अपॉइंटमेंट भी 84,600 दे चुके हैं। अगली 25,000 जो है वो पाइपलाइन है जो कि अगले 1.5 महीने में पूरी हो जाएंगी। अब इस पर कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं कांग्रेस के शासनकाल से। ये भी मैं आपके साथ आंकड़ा लेकर आया हूँ। जो लोग यहाँ पर बैठकर टीवी स्टूडियो पर बहुत ज्ञान बांटते हैं कांग्रेस के हमारे मित्र, उनसे जरूर आप ये सवाल पूछना कि वो लोग जो है जो अपने समय पर्ची खर्ची सिस्टम चलाया करते थे, इसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल की जो सरकार थी 1999 से लेकर 2005 तक, वो 6 साल के अंदर 5551 भर्तियां करवा पाई। 5551 6 साल में। हम लोग 84,000 की बात कर रहे हैं अपने 7 सालों में। कांग्रेस की जो पहला था शासन हुड्डा साहब का, मार्च 2005 से लेकर अक्टूबर 2009 तक, इसमें भर्तियां हुई हैं 18,020, केवल 18,020। सीएमआई की रिपोर्ट पर आ जाते हैं सर। प्रोफेसर साहब रुकिए जरा, सुनिए आप रुकिए एक सेकेंड, आप आंकड़े बोलिएगा सर, मेरे डिबेट पे आ जाइए ना। सीएमआई की रिपोर्ट पे आ जाइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस रिपोर्ट को खारिज किया। सर मेरी बात सुनिए सर, ठीक है लाइन पूरा कीजिए, लेकिन मैं हुड्डा साहब के कार्यकाल पर अभी नहीं जा रही। लाइन पूरा कीजिए, ठीक है लाइन पूरा कीजिए। हाँ, तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि पहले 5 साल में उन्होंने 18,020 केवल नौकरियां दी और अगले 5 साल में 2009 से 14 तक 44,302। ये टोटल मिलाकर बनती है 10 साल में 62,322। ये 62,000 नौकरी देने वाले 10 साल में हम जो 1.25 लाख के करीब पहुंचने वाला हमारा आंकड़ा है वो भी 7 साल में, ये हमें ध्यान देंगे। अब आप सवाल पूछिए। ठीक है, मुख्यमंत्री ने भी इस रिपोर्ट को खारिज किया है और वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर इस प्रकार से भ्रम फैलाकर अगर तो ये केवल पॉलिटिकल बैटल है तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि महेश व्यास कांग्रेस का एक स्लीपर सेल का काम करता है। ये व्यक्ति कांग्रेस की किसी छद्म रूप से कांग्रेस का काम कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक है। अगर इस कारण से कोई, और ये सिर्फ बेरोजगारी के गलत आंकड़े नहीं देते, ये बहुत सारे इकोनॉमिक आंकड़े ऐसे, फाइनेंशियल आंकड़े ऐसे देते हैं अराजकता की बातों से और बहुत सारी, जिससे कि इन्वेस्टर हतोत्साहित होता है।
कुछ इन्वेस्टर्स ने भी शिकायत की इस बारे में लेकर। अगर हरियाणा को इसके लिए नुकसान हुआ है तो इस पर जांच करके इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक सवाल और, सभी कारकों को एक सवाल और आपसे, उसके बाद आगे बढ़ूंगी मैं। CMI की रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में 34.1% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 34.1% बेरोजगारी। आप क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, कितनी बेरोजगारी की दर है? अच्छा चलिए, सरकार की बजाय हम हरियाणा की जनता से पूछते हैं कि क्या बेरोजगारी है। हरियाणा की जनता ने खुद पोर्टल के ऊपर अपना आंकड़ा चुनाया। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो प्राइवेटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी होंगे, उन्होंने भी खुद को बेरोजगार बताया होगा। ऐसा एक स्वाभाविक एक्सरसाइज है। इसके बावजूद भी नहीं, ठीक है, वो हम पे छोड़ दीजिए ना, हम फोन लाइन खोल के वो तो हम बात कर ही लेंगे सर। जब खबर आई है तो सबसे बात करेंगे, आपसे भी कर रहे हैं, आपके विपक्षियों से भी करेंगे, आपके सबका साथ में जो आते हैं सबसे करेंगे। आप बताइए कि कितनी बेरोजगारी दर हकीकत में है और ये क्यों गलत है 34.1? मैं बताता हूँ। हरियाणा के खुद के लोगों ने जो क्लेम किया है, और मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा इंफ्लेटिव फिगर होगा, जाहिर सी बात है। कोई लोग अपने बेरोजगार अपने आपको रोजगार वाला नहीं बताएगा, छोटे रोजगार वाला जरूर बता सकता है। वो फिगर कहते हैं 6.13%। ठीक है, खटाना साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। सुना आपने गंभीर आरोप भी कांग्रेस पर, कांग्रेस के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रही है संस्था। बड़े दुख की और हैरानी की बात है। नहीं, ये आरोप क्यों लगा वो बताइए, दुख मत जताइए। नहीं, दुख तो इसलिए कि प्रोफेसर साहब हरियाणा से हैं। हाँ। और आज हरियाणा की बात हो रही है, जवान और किसान की बात ना करके, बेरोजगारी की बात ना कर आज ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं, संस्था के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं जब प्रोफेसर साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप था। आप सुनने का मादा रखिए। ठीक है, वो आप बोलिए। आप सरकार में हैं, आप सुनने का मादा रखिए। आपकी कहानी बड़े इत्मीनान से मैंने सुनी है। 2 मिनट के लिए आप मेरी बात भी सुनिए। जो हरियाणा का युवा आज आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि आप ये कहते हो कि CMI की जो रिपोर्ट है, आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, ये गलत रिपोर्ट है। आप कहते हैं ये कांग्रेस का आदमी है, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है। अगर ये कांग्रेस का आदमी है और कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा है तो आज हरियाणा में कोई इलेक्शन नहीं है। इसमें हरियाणा का कोई कांग्रेस का फायदा नहीं है। अगर कहीं फायदा हो रहा है तो CMI की एक रिपोर्ट यूपी के अंदर इन्होंने निकाली है, जहां पर इन्होंने बेरोजगारी जो यूपी की निकाली है वो 4.5% निकाली है। और उसमें बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने कि यूपी में बेरोजगारी दर CMI की रिपोर्ट के अनुसार 4.9 है। अगर CMI कांग्रेस का आदमी है तो यूपी के बोर्डों को हटाया जाए, वहां पर भी मुकदमा दर्ज कराया जाए कि ये गलत है। वहां पर तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है, वहां कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा इससे। लेकिन अगर बात हरियाणा की आती है तो आप इसको डिफेंड करते हैं कि ये कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस के शासनकाल में इसने ये किया वो किया। इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए। आपने एक बात कही, हुड्डा साहब के कार्यकाल में 10 साल में इतनी नौकरियां लगी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 7 साल के कार्यकाल में आपने कितनी नौकरियां दी, कितने आपके भर्ती घोटाले हुए? पहले तो पर्चा नहीं होता, पर्चा होता है तो उससे पहले वो लीक हो जाता है, और अगर वो गलती से पर्चा हो जाए तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते, और गलती से इंटरव्यू तक पहुंच जाए तो उनकी नौकरी पे आप कोई भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा पाती सरकार। तो आप लोग अगर ऐसी बात करते हैं, और हुड्डा साहब के कार्यकाल में मैं एक बात कहता हूं, हुड्डा साहब के कार्यकाल में हरियाणा, आप गूगल पे भी उठा के देख लेना, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में हरियाणा देश में नंबर 1 था। और आज CMI की रिपोर्ट के अनुसार आपने हरियाणा को सबसे नीचे लाके खड्डे में डाल दिया। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 है, आज हरियाणा के अंदर कोई रोजगार स्थापित नहीं हुए। 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने वाले हुड्डा साहब के कार्यकाल से लेकर आज तक 7 साल में अगर आपने एक पिलर कहीं मेट्रो का बढ़ाया तो आप बताइए, आप विकास की बात करते हैं। चलिए जवाब हरियाणा को बढ़ाने वाले लोग जवाब आज हुड्डा साहब के ऊपर उंगली उठाते हैं। अजय गुलिया जी, हमने तो भाईचारे का जो दीप हरियाणा में जलाया था, आपने वो बुझाने का काम किया है। ठीक है सर, ठीक है। अजय गुलिया जी, ये कौन सा स्लीपर सेल है जो हरियाणा सरकार के लिए एक अलग राय रखता है और योगी सरकार के पक्ष में बात करता है? कहने को प्रोफेसर साहब के हिसाब से ये कांग्रेस का स्लीपर सेल है। फैसला तुमने अपना सुना दिया। फेक न्यूज का दौर है साहब, थोड़ी तहकीकात तो कर लेती।
देखिए मैम, हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करने वाले हैं। मैं किसी का विरोध करने के लिए, किसी का पक्ष लेने के लिए चर्चा नहीं करूंगा। मैं चीज कहना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है जिसने ये सर्वे किया, उस सर्वे का जो मापदंड है वो ये रखा गया है कि एक आदमी अगर कितनी बार जॉब मांगने गया उसके हिसाब से उन्होंने बेरोजगारी दर तय करी है। अगर कोई आदमी कहीं नौकरी भी कर रहा है, आप मानकर, जैसे अजय गुड़िया अगर कहीं नौकरी कर रहा है, अगर उसने 5 कंपनियों में और अप्लाई किया है, उसको जॉब नहीं मिली, या मेरे को लगा कि ये 5 कंपनियां जहां मैंने अप्लाई किया था ये मुझे जॉब दे तो रही है, लेकिन मैं वहां गया नहीं क्योंकि मैं अपनी जो वर्तमान में जहां मैं कार्यरत क्षेत्र था मेरा, जहाँ काम कर रहा था, वो उनसे बेहतर है, या मुझे वहां कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं लगी, तो उन 5 जगह को भी उन्होंने काउंट करके ये सर्वे में किया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार ने इतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि 75% अगर कोई नौकरियां अब लगेंगी तो हरियाणा में की लगेंगी, तो लोग अप्लाई कर रहे हैं और बेहतरी के लिए और अच्छाई के लिए। अब एक एक आदमी, मैं स्वयं का अगर एग्जाम्पल दूं, मेरे जैसे लोग जो हरियाणा प्रदेश के अंदर है जो कहीं काम कर रहे हैं, वो 10 जगह अप्लाई कर रहे हैं कि कहीं और बेहतर हो जाए, क्योंकि देखिए आदमी को प्रगति और उन्नति करने का सबको अधिकार है, सब बेटरमेंट की राह में आगे बढ़ने का काम करते हैं। अगर मैं आज कहीं 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरी 18,000, 22,000, 25,000 की नौकरी पाने की है, तो उन्होंने आधार माना इस बात को कि कितनी जगह इसने अप्लाई किया, एक ही आदमी ने किया है, कितने आदमियों ने किया, इन्होंने इस बात को आधार नहीं माना। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार की कितनी, देखिए मैं ऐसी मानता हूँ अनामिका जी, कोरोना काल के अंदर जरूर समस्या है, इस बात से अगर मैं इंकार करूं तो वो बिल्कुल निराधार होगा, गलत होगा, क्योंकि सभी जगह रोजगार में कमी आई, जो उद्योग थे वो कुछ उद्योगों को परेशानी हुई, कुछ समय के लिए वो बंद भी रहे, तो लोगों के सामने रोजगार की एक समस्या आई। वो सिर्फ हरियाणा प्रदेश की नहीं, वो समूचे विश्व की एक समस्या थी। लेकिन जिस सुचारू रूप से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने मनोहर लाल जी के सहयोग से, उनके नेतृत्व में काम किया, नए नए उद्योग आ रहे हैं। ये कांग्रेस के साथी तो वो लोग हैं जो कहते थे मारुति बंद होगी, मारुति तो नया बड़ा प्लांट लेकर के आ रही है सरगोदा में। अब जैसे ये कंपनियां आएंगी, इतनी वेयर हाउस कंपनियां मेरे झज्जर के स्वयं मेरे गृह जिले के अंदर आ रही है, वहां नौकरियां हरियाणा प्रदेश के बच्चे करेंगे, मेरे गांव के लोग करेंगे, मेरे पड़ोसी गांव के बच्चे करेंगे, तो वो रोजगार की सुविधाएं बढ़ रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर। और एक एक बच्चा बहुत जगह अप्लाई करा, इन्होंने आधार इस बात को माना कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के कारण से लोगों ने अप्लाई किया अलग अलग जगह, और उन्होंने जिस हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया और वहां नहीं मिला तो उसको आधार मान करके रिपोर्ट तय करी है। मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूँ नामिका जी, और ये तर्क देने का काम कर रहे हैं। आप इनसे पूछो कि ये पूछे कि इस कंपनी का जो आधार था सर्वे करने का वो क्या था, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, आधार सर्वे करने का क्या था उस पर भी बात कर लेंगे खटाना जी। दीपक गहलोत, मैं आपके पास आ रही हूँ। CMI की रिपोर्ट, बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया, ये जानना बहुत जरूरी था, तभी हम विश्लेषण कर सकते हैं। आप बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, CMI जो है वो एक प्राइवेट संस्था है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और CMI के ऊपर ये बात सत्य है कि पिछले समय में भी बहुत सारी ऐसी उंगलियां उठी हैं, और कांग्रेस के पी चिदम्बरम जी ने भी इनके ऊपर उंगलियां उठाई है। और लेकिन एक बात तय है कि जो NSO का जो डाटा है वो 6.1% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में दिखा रहा है, और ये 34.1% दिखा रहे हैं। तो इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं होना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, या तो CMI के डाटा में गड़बड़ है या NSO के डाटा में गड़बड़ है। NSO का डाटा जो कहता है वो ये कहता है कि उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लोगों का सर्वे किया है, और उसमें से लगभग 10 लाख लोगों के आसपास लोगों ने बोला, 10 लाख के आसपास लोगों ने बोला कि उनको बेरोजगारी की समस्या है। तो NSO तो अपना डाटा दे रहा है कि उन्होंने किस प्रकार से सर्वे किया है, उनके मापदंड क्या रहे हैं, लेकिन CMI ने किसी प्रकार से ऐसा कुछ डाटा सार्वजनिक किया नहीं है कि उन्होंने सर्वे के मापदंड क्या रखे और किस प्रकार। आप कर देना चाहिए, क्योंकि उन पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो आप कर देना चाहिए। आप कर देना चाहिए। और जिस तरीके से अजय गुलिया जी बता रहे हैं, वो उस चीज में भी काफी हद तक सच्चाई नजर आ रही है कि शायद से इस प्रकार से हुआ हो, लेकिन अजय गुलिया जी, मेरे को इस बात की अभी पूरी जानकारी नहीं है कि
उन्होंने सर्वे किस प्रकार से किया है, कृपया एक बार आप इस पर रोशनी डाल लें। लेकिन अगर ये एक बीजेपी वाले साथियों को समझने की आवश्यकता है कि सीएमआई ने राजस्थान में भी 27% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट दिखाया है, और राजस्थान में चुनाव अगर देखे जाए तो वो हरियाणा से काफी पहले है, उत्तर प्रदेश में 4% के आसपास दिखाया है। तो एकदम से उंगली उठाना भी इतना सही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जांच जरूर होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि आज तक के इतिहास में इतनी ज्यादा गड़बड़ कभी नहीं आई किसी भी प्राइवेट संस्था और सरकारी संस्था के सर्वे में। खटाना साहब यही तो पूछ रहे हैं कि योगी सरकार के लिए गड़बड़ नहीं हुई, मनोहर सरकार के लिए गड़बड़ हो गई। अभी अनामिका जी आप देखेंगे तो सीएमआई का इतिहास थोड़ा सा पेचीदा रहा है, सेबी ने जिनके ऊपर कार्रवाई की है, ऐसा एकदम से बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसके लिए गड़बड़ की, किसके लिए गड़बड़ नहीं की। आप कह रहे हैं दीपक का विषय है। दीपक, आप कह रहे हैं कि चिदम्बरम साहब ने भी एक बार उंगली उठाई थी और कई बार आपने कहा कि पहली बार आऊंगी गुले साहब, एक बार प्रोफेसर साहब के पास होकर आ जाऊं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। दीपक जी, आप इस सवाल का पहले जवाब दें। चिदम्बरम साहब ने भी उंगली उठाई थी, पहली बार उंगली नहीं उठी है, कई बार सवालों के घेरे में सीएमआई, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो ये कह देना कि ये कांग्रेस का स्लीपर सेल है, ये भी अतिशयोक्ति नहीं हो गई क्या? गड़बड़ी एक बात है और किसी एक राजनीतिक दल के लिए काम करना एक बात। मैं पर्सनली देखूं, सभी राजनीतिक दलों ने उंगलियां उठाई है, चिदम्बरम ने उंगली उठाई है, सेबी ने पेनल्टी लगाई है, और बीजेपी वाले उंगली उठा रहे हैं। तो इतना ज्यादा, अब सेबी ने पेनल्टी लगा दी, वो तो आधारित नहीं लगाई होगी। तो मैं पर्सनली इस डाटा को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ कि ये हकीकत हो सकती है, मेरे को नहीं लगता। पर विपक्ष ने ले लिया है बहुत सीरियस, और इस चीज से भी अभी वो तो एक राजनीति हो रही है, तो वो तो होगी, वो सदा से होती आई है। खटाना साहब राजनीति कर रहे हैं आप, प्रोफेसर साहब जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात ये भी है अनामिका जी, हाँ, कि इस बात से भी खटाना साहब भी नजर बंद नहीं कर सकते, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते कि पिछले कुछ सालों में उन लोगों की नौकरियां लगी है जिनकी पहुंच कहीं तक नहीं थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई के दम पर नौकरियां ली है, ये सत्य बात है। शायद हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नजर तभी यूपीएससी के छात्र 5 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। शायद हरियाणा में आज तक कोई पेपर बिना लीक हुए कोई अभ्यर्थी वहां तक पहुंच नहीं पाया। अपनी बारी प्रोफेसर साहब, अपनी बारी प्रोफेसर साहब, आ जाऊंगी अजय जी, आ जाऊंगी, एक बार फिर घूमते हुए आऊंगी। क्योंकि मेरी बारी आ गई है, इसलिए मैं एक दो बातों को बताना चाहता हूँ। दीपक जी ने वैसे इशारों में बात तो बता दी है, सारी खेल तो सारा बता दिया है, लेकिन मैं एक और आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, ये हंसने की बात है। वी शुड लाफ इट ऑफ। ये किस प्रकार का मजाक करती है संस्था, ये नवंबर का जो आंकड़ा दे रही है, यही संस्था हरियाणा का नवंबर का आंकड़ा दे रही है 27% बेरोजगारी का, और जनवरी का आंकड़ा दे रही है 34.1% का। तो यानी 2 महीने में 7% ये बता रहे हैं। तो क्या ये हमारी जन्म दर बढ़ गई है, या अचानक से इन 2 महीनों में कंपनी बंद हो गई है, या अचानक से हरियाणा के अंदर दूसरे प्रांत से जाकर पलायन कर दिया? तो 7% इंक्रीज होना केवल 2 महीनों में, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है। अच्छा, मैं खैर इस पर नहीं जाता। मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने शायद अनइंटेंशनली कुछ कह दिया, लेकिन एक बार कहते हैं माता सरस्वती का राज जीवा पर होता है, जबान पर एक पर होता है। उन्होंने कहा, और वो रिकॉर्ड दिखाएंगे तो निकल जाएगा, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का दिया भाजपा ने बुझा दिया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि बेरोजगारी का दिया भाजपा ने हटा दिया, पर्ची खर्ची जो कांग्रेस की थी उसका दिया भाजपा ने बुझा दिया, क्षेत्रवाद जो कांग्रेस का था उसका दिया भाजपा ने बुझा दिया, परिवारवाद चाचा भतीजावाद का जो कांग्रेस का खेल था उसका दिया भाजपा ने हटा दिया, भगा दिया, भ्रष्टाचार का जो दिया था उसको बढ़ा दिया। और अभी बीच में इंटरव्यू करते हुए कांग्रेस के खटाना साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल गए। वो बोले कि कांग्रेस की भर्ती रद्द नहीं होती थी। उनको मैं बता दूं, पहली बात तो ये वो स्टडी करके आए, हमारी जब से हमने सरकार बनाई है तब से लेकर 2014 से लेकर 21 तक, नोट करें इस बात को, जरूर नोट करें, क्योंकि वो भी किसी विदेश में अपनी हंसी उड़ाएंगे अगर ये दोबारा बोलेंगे तो। हमारी किसी एक भी भर्ती पर कोर्ट ने रद्द नहीं की, एक भी भर्ती कोर्ट ने। उल्टा इनकी जो एक और स्लीपर सेल है जो कि जबरदस्ती लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, कोर्टों में फर्जी केस डालता है, उन पर कोर्ट ने फाइन लगाया। और हमारी एक बार नहीं
उन्होंने किरान पटवारी की एक भर्ती निकाली थी, भर्ती कर दी थी। ऐसे 786 लोगों की भर्ती करने के बाद कोर्ट ने रद्द कर दी, कोर्ट ने रद्द की। 2011 में उन्होंने डिवीजन क्लर्क के 435 लोगों की भर्ती रद्द कर दी। 2013 में 146 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती रद्द कर दी। 2013 में ही एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के 109 पदों की भर्ती रद्द कर दी। 2013 में ही जूनियर इंजीनियर सिविल के जो पद थे 381, ऑपरेटर के जो पद थे 188 और सहायक लाइनमैन के पद थे 1586। इनको कोर्ट ने रद्द किया है। मैं दोबारा से आपको कह रहा हूँ, इसको नोट करो कि भाजपा की एक भी भर्ती को कोर्ट ने रद्द करना तो दूर, कोई एडवांस कमेंट भी आज तक नहीं किया। उल्टा चले मनीष खटाना, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है सर। अनामी का रिसीव पूरा कर रही ये लोगों का जो एक और पीपल क्या, इनके जो लोग जो हैं कोर्ट में जाते थे, उनको पहली बार 1 रुपये फाइन लगाया, दूसरी बार 51 रुपये फाइन लगाया, तीसरी बार 1 लाख रुपये फाइन लगाया कोर्ट ने कि आप आकर हरियाणा का भविष्य। इस प्रकार के लोग आपसे विरोध करते हैं। दूसरी बात अनामी का जल्दी से पूरा करूंगा मैं इस बात को। 2012 की बात है जब इन्होंने एक्सप्रेस की भर्ती निकाली थी, 151 एक्सप्रेस भर्ती किए थे। उससे एक दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल ने 151 की लिस्ट भेज दी थी और उस लिस्ट में कौन कौन थे, और वही अगले दिन वही लोग एक्सप्रेस लगे। एक्सप्रेस सबसे बड़ी भर्ती है, कोई प्रदेश की सरकार कर सकते। कौन लगे? इनके समय के बिजली के मंत्री जो थे कैप्टन अजय यादव, उनकी लड़की लग गई। एक जो इनके सुपर सीएम माने जाते थे NN चोपड़ा, जो OSP2 सीएम थे, उनकी लड़की लग गई। मनवीर बढ़ाना उनके दामाद लग गए। मनवीर बढ़ाना जो है, जो चेयरमैन SC के खुद सिलेक्ट कर रहे थे, उनकी लड़की लग गई। इस प्रकार का काम किया और इंडियन एक्सप्रेस में इसकी रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस ने छान करके निकाली थी कि 151 में तो 7 ऐसे हैं जो कि सीधे मामी, सूफी, बुआ, ताई, शाली और पता नहीं किस चीज के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और इनके सांसदों के, इनके विधायकों के, इनके पार्टी के नेताओं के और केंद्र तक के नेताओं के लोग थे। ये लोग यहाँ पर आकर लेक्चर करते हैं ना, तो थोड़ा दुख भी होता है और ऐसा लगता है कि हरियाणा के जनमानस से कितना सस्ता सोचते हैं, इन्होंने कितने कांड किए हैं, किस रूप से आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। हमारी पार्टी हमने सिस्टम आकर यहाँ स्टैब्लिश किया है, पर्ची भर्ती सिस्टम को खत्म किया है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये देश के कोर्ट कह रहे हैं, ये प्रदेश के कोर्ट कह रहे हैं। मनीष खटाना जी, बिना तैयारी बिना होमवर्क किया जाते हैं। आप बताइए, 27% नवंबर में 34% अभी तैयारी नहीं की आप लोगों ने, कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। पता नहीं प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं। CMI की रिपोर्ट जो कह रही है, एक तरफ तो योगी जी उसके बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं और दूसरी तरफ खट्टर साहब उसके पर्चे दर्ज करवा रहे हैं। CMI की रिपोर्ट का ही वो जिक्र कर रहे हैं कि नवंबर में 27 अभी 34 कंपनियां बंद हो गई या जन्म दर बढ़ गया और एकाएक इतने रोजगार के लिए योग्य युवक या युवतियां आ गई। हरियाणा में जिस तरीके से 7 साल में पटरी से गाड़ी उतरी हुई है, वो पूरा हरियाणा का वासी जानता है। वो ठीक है, उस पर आप बात कीजिए, लेकिन ये पॉइंट है सर, ये एक सेकंड प्लीज, बीच में नहीं, एक सेकंड, ये पॉइंट है। इस पॉइंट का पहले जवाब दे दीजिए कि क्या वाकई प्रदेश कांग्रेस को महसूस हो रहा है कि 27 से 34 ये पॉसिबल है या इस पर एक बार जांच हो जानी चाहिए? क्या ये पॉसिबल है कि जो मोदी साहब ने 2 करोड़ रोजगार का नारा दिया और आज 7 साल सर 2 महीनों की बात कीजिए ना, आप 7 साल पे क्यों जा रहे हैं? बात पे आ रहा हूँ मैडम, पहले इस पॉइंट पे बोल दीजिए, फिर बोलते रहिए ना, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, CMI की जो रिपोर्ट है एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बड़ी है। 27 से 34 कैसे? अगर मैं हरियाणा के अंदर रहता हूँ, शायद प्रोफेसर साहब कहीं बाहर रहते होंगे, हाँ। अगर हरियाणा में अपने आस पड़ोस में देखा जाए तो लगातार फैक्ट्रियों में ताले लगे हुए हैं, लगातार रोड पर बेरोजगार घूम रहा है, कोई भूख हड़ताल पर बैठ रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, तो योगी सरकार की तारीफ भी कर दीजिए ना, के थ्रू हो तो कीजिए, योगी सरकार की तारीफ कीजिए, बिहार सरकार की तारीफ कीजिए ना। नहीं बिल्कुल, उसमें तो योगी सरकार ने कमाल कर दिखाया है ना, वो तो अपने आप ही तारीफ कांग्रेस खुल के बोले कि योगी सरकार ने कमाल कर दिया। अगर कांग्रेस को वहां मौका मिलेगा तो कांग्रेस भी करके दिखाएगी। अगर कोई लोग अपने बड़े बड़े बोर्ड लगाकर वोट मांग रहे हैं तो कांग्रेस CMI की रिपोर्ट पर हरियाणा सरकार को घेरी है सर, आपका धर्म है, पूछिए सवाल, आपको हक है। यूपी के अंदर हमने इस बात का विरोध तो नहीं करा कि CMI की रिपोर्ट गलत है। थपथपाइए ना, बिल्कुल थपथपा रहे, वो तो बोलिए ना, मुखारबिन से निकालिए शब्दों वो को। तो अपने आप बोर्ड बता रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इनके बाद आ रही इस बात को तो लोग जनता मान रही है, लोग मान रहे हैं। हम तो हरियाणा के वासी हैं, सबसे पहले हरियाणा की बात करते हैं। अगर हरियाणा
हुड्डा साहब के कार्यकाल में आय में नंबर 1 था, तो आज बेरोजगारी में नंबर 1 भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। तो एक बार पीठ थपथपा दीजिए योगी सरकार की। भाजपा की कुनीतियों के कारण, भाजपा के कारण यहाँ पर नंबर 1 आज, अगर हम रेप की बात करें, चोरी की बात करें, डकैती की बात करें, भाजपा की सुनीतियों के कारण योगी सरकार की आप सराहना करते हैं। नंबर 1 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले अगर 2021 का आंकड़ा देखें तो प्रतिदिन का जो आंकड़ा आता है वो 5 का रेप का, आपका चोरी का, डकैती का, बेरोजगारी पे रही है सर, प्लीज बेरोजगारी पे रही है, आज बेरोजगारी पे ही आ रहा हूं। हाँ। और अगर इनके आदरणीय मोदी साहब 2 करोड़ रोजगार का वादा लेकर हिंदुस्तान में आए थे, अगर 2 करोड़ की बात करें तो 14 करोड़ रोजगार बनता है, और ये हुआ क्या है, उसका उलट। चलिए यूपी से शुरुआत की ना, यूपी पे पीठ थपथपाइए ना पहले। जो गांव गोद लिए, क्या उनका कुछ हुआ? स्मार्ट सिटी का कुछ हुआ? अगर कहीं झूठ के मामले में, अगर आज तक 70 साल का इतिहास रहा है कि इतनी झूठी सरकार इन्होंने जो भट्टा हिंदुस्तान का और हरियाणा योगी सरकार को छोड़कर, मेरे जी जिस रिपोर्ट को आप मान रहे हैं यहाँ के लिए सच्ची, उसे यूपी के लिए भी सच्चा मान रहे हैं ना? बिल्कुल मान रहे हैं। तो पीठ थपथपाइए ना सर, आप तो बोले ही जा रहे हैं। कैसे ढोल आप बोलिए ना, ढोल लेके इनकी पीठ थपथपाएं, ये तो मानने को तैयार बिना नहीं है। बिना ढोल बजाए मनोहर सरकार को घेर रहे हैं ना, ठीक वैसे ही थपथपा दीजिए। जो लोग किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, जो लोग अगर इनके खिलाफ बोलते देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रहे थे, पीठ नहीं थपथपाएंगे। आज सीएमआई के, ठीक है, चलिए ठीक है, अगर हरियाणा के लिहाज से सवाल उठा है तो आपका पूछना बनता भी है। हाँ, आप उन लोगों की बात कर रहे हो। मोदी जी वहां पर गए, आधे रास्ते से वहां झंडे दिखाई दे रहे हैं, मोदी जिंदाबाद का नारा लग रहे हैं, उसके बाद एक ठीकरा फोड़ रहे हैं कि लोगों ने मेरा रास्ता, अरे भैया वो कह रहे हैं मैं बचकर आ गया, धन्यवाद। वो 700 लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी है, नहीं यही रही है ना, जिन्होंने सीएमआई पे रही है ना सर, वो भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सीएमआई पे रही है, ठीक है। अजय गुलिया जी, अजय गुलिया जी। देखिए अनामिका जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कांग्रेस के साथ, नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, सारे मन का मैल उतार। सर लाते कहाँ से हैं आप? मैं कायल हूँ इन मुहावरों की कसम से। नहीं देखिए, मैं अनामिका जी एक चीज कहना, हाँ, कि वो लोग हैं, जब कृष्ण जी ने कहा कि मैं हरियाणा प्रदेश के लिए 75% का अधिकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए लाना चाहता हूँ, तो स्वयं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सामने आकर के कहा कि तो थोड़ी बातें, ऐसा कोई नियम आ नहीं सकता, ऐसा कोई कानून बन नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इसका जवाब दीजिएगा कटाना साहब, नोट कीजिए। बिल्कुल इन्होंने कहा इन्होंने कहा। अब देखिए उस युवा नौजवान की सोच देखिए कि उसने मेहनत करके ऐसा कानून बनवाया, सरकार में रह करके ऐसा कानून बनाया, अब ये कानून आ गया तो कहते इससे लाभ क्या होगा? अरे आप तो वो लोग थे जो कहते थे ये कानून नहीं बन सकता, अब कानून बन गया तो कहते इससे लाभ क्या होगा? उद्योगपति बात है। ये लोग तो मैं आपके टीवी चैनल पर कहना चाहता हूँ पूंजीपतियों के दलाल हैं कांग्रेस के लोग। तो इनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए युवा नौजवान ने ऐसा कानून बनवाया। ये इस बात की तारीफ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग कहते थे ऐसा कानून नहीं बन सकता। थोड़ा हम शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान रख लेंगे यहाँ पर। अब अनामिका जी एक चीज सोचिए, ये तो तय है जब कानून बन गया, ये पुलिस प्रशासन आईपीसी सीआरपीसी किस लिए है कि जो कानून बने उनकी पालना हो। अब उस कानून में ये लिखा है कि जो भी नए रोजगार सामने हरियाणा प्रदेश में आगे आएंगे उसके अंदर 75% नौकरियां हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को मिलेगी। क्या ये उसका अधिकार सुनिश्चित हुआ कि नहीं हुआ? अब जो नहीं, ये लोग कहते थे मारुति हरियाणा प्रदेश छोड़ के भाग रही है गुजरात। अब मारुति ने स्वयं कहा कि हम सरखोदा के अंदर इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं जिससे 18,000 के लगभग नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी। मैं फैक्ट फिगर पर जाता हूं, अगर 18,000 नौकरियां मारुति जनरेट करेगी तो ये मान के चलो कि 75% के हिसाब से 7,500 तो वो, और 6,008 में से जोड़ लो तो 13,500। मैं कह रहा हूँ 13,000 भी नौकरियां हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, मेरे भाइयों को, मेरे छोटे भाइयों को मिलेंगी। तो क्या कांग्रेस के लोगों को उस बात से आपत्ति है? ये कभी भी चर्चा नहीं करेंगे आंकड़ों पर, फैक्ट फिगर पर चर्चा नहीं करेंगे। ये लोग चर्चा करते हैं उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। अरे ये लोग तो उस राहुल गांधी की तारीफ करने वाले लोग हैं जिसको रेस में अकेला दौड़ा दो तीसरे नंबर पे आएगा।
वो भारत में कितने राज्य हैं ये तक गिना नहीं सकता, ये गिना नहीं सकता कि उनकी कितने प्रदेशों में सरकार है, वहां उनके प्रदेश का कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन है। मैं खुली चुनौती देता हूं उनको, आप माइक लगा लेना अनामिका जी, राहुल गांधी ये नहीं बता सकता कि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां मुख्यमंत्री कौन कौन है। वो प्रदेश का भला करेंगे क्या, वो देश का भला करेंगे क्या, ये कभी फैक्ट फिगर पे बात नहीं करेंगे। इनसे इस बात का जवाब लेना कि 13,000 नौकरियां मारुति हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, नौजवानों को देगी तो उनको इस बात से आपत्ति है क्या। ये कानून के लिए कहते थे कानून नहीं आ सकता, कानून आ गया तो कह देंगे इससे लाभ नहीं होगा, लाभ हो गया तो कह देंगे हम तो ऐसी बात कर रहे थे कि इससे ज्यादा लाभ हो सकता था, फिर लाभ हो गया तो नहीं, ये वहां परसेंटेज में जाएंगे, कभी कहेंगे ये आंकड़ों पे बात करेंगे। इनसे इस बात का जवाब लेना। मैं पूरी तथ्यों की जानकारी के साथ कह सकता हूँ, इस रिपोर्ट में आधार ये बनाया गया कि कितने नौजवानों ने कहाँ कितना अप्लाई किया, वो उसके आधार पर ये दर बढ़ी। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज अपॉर्चुनिटीज हरियाणा प्रदेश के अंदर ज्यादा हैं, कोरोना काल के अंदर नहीं थी, ये भी स्वीकार करने का मादा मैं रखता हूँ। आज ज्यादा है, उद्योग हमारे चल रहे हैं, बाहर से कंपनियां हमारी आ रही है, एमओयू हमारे साइन हो रहे हैं। ये लोग घोटालों की बात कर रहे हैं, मैं इस बात पर उनको जवाब देना चाहता हूँ, रेवेन्यू बढ़ रहा है। घोटाले जब होते हैं जब प्रदेश के रेवेन्यू पे लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई पर डाका डलता है। कोई भी विभाग है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश के लोगों की कमाई बढ़ रही है, क्योंकि ये कमाई सरकार की नहीं होती, ये कमाई हरियाणा प्रदेश के लोगों की होती है। जो एक एक पैसा सरकार को आता है वो हरियाणा प्रदेश के लोगों के प्रत्येक व्यक्ति का वो पैसा है, उसका अधिकार उसके अंदर है। वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री का पैसा नहीं है, वो किसी मंत्री का पैसा नहीं। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कह रहा हूँ, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है लोगों की, हरियाणा प्रदेश के लोगों की कमाई बढ़ रही है। इनको आपत्ति इस बात से, ये लोग तो स्वयं की कमाई बढ़ाने वाले लोग हैं, ये जवाब दे इस बात पे। खटाना साहब से जवाब लेके दीपक जी आपके पास आती हूँ। खटाना जी, मेरे भाई ने बहुत लंबी बड़ा अच्छा भाषण दिया गुलिया साहब। जेजेपी की आपने जो उस नौजवान के बारे में बात करी, जिस नौजवान को जो सीटें मिली, एक ने नारा दिया 70 पार, दूसरे ने कह दिया हम तुझे भेजेंगे जमुना पार, और मलाई खाने के लिए बैठ गए दोनों यार। एक ने नारा दिया 70 पार, दूसरे ने दिया जमुना पार, और मलाई खाने के लिए हरियाणा को ताक पे रखकर दोनों बैठ गए यार। दूसरी बात मेरे भाई ने कही, प्लीज गुलिया साहब, आपने कहा रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपने कहा रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। टीवी चैनल पर बैठ के पूरी जिम्मेवारी से आपने कहा रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस पर चर्चा गुलिया साहब आप सुनने का, अजय जी रुक जाइए, अजय गुलिया शांत हो जाइए, अजय गुलिया अपनी बारी में प्लीज। प्रोफेसर साहब भी शांत है। नहीं प्रोफेसर जी अपनी बारी में, दीपक गहलोत के पास बस एक बार गई हूँ, ऐसे नहीं होता, बारी बारी से सबको बराबर मौका मिल रहा है। खटाना साहब एक सेकंड आप भी रुकिए, जो सवाल उठाए गए हैं आप उसी का जवाब दीजिए तो बेहतर होगा। ये कोई मतलब भाषण का मंच नहीं है, ये मैं सभी के लिए कह रही हूँ। उन्होंने पूछा, मैंने आपको नोट भी करवाया था, सबसे पहला सवाल ये था कि 75% आरक्षण दिया जा सकता है। इस बात से भी हुड्डा साहब इनकार कर रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है, उसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। मेरे भाई ने बहुत लंबे कसीदे एक नौजवान और उसके लिए कसे, उसकी जो बात थी, जिस बात को लेकर उन्होंने वोट मांगी थी, जिस भाजपा का उन्होंने विरोध करा था, जिस भाजपा ने कहा 70 पार, दूसरे ने कहा जमुना पार, और मलाई खाने के लिए दोनों मिल बैठे यार। आज हरियाणा की जनता उनको विधानसभा में नहीं जाने दे रही, आज वो अपने गांव में नहीं जा पा रहे। ये भाई आज उसके लिए कसीदे कस रहे हैं। इस भाई ने कहा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स ही तो बढ़ रहा है, जनता को मार ही तो रहे हो, आमदनी नहीं बढ़ रही, जनता की कमाई नहीं बढ़ रही, रेवेन्यू बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 7 बार आपने टैक्स बढ़ाया है, 7 बार रजिस्ट्री के रेट बढ़े हैं, हाउस टैक्स, गृह टैक्स, आपका बिजली का हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं, नए मीटर लग रहे हैं, जिनके ठीक है उनके चेंज हो रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ कमाई के लिए। आपने 75% का बात करी, 75%। हम कहते हैं आप 100% रोजगार दो, लेकिन रोजगार के लिए फैक्ट्रियां तो लगाओ, ताले तो खोलो। आप मारुति की बात करते हो, मारुति तो यहां से आधे से ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है। जो एम्स दीपेंद्र हुड्डा ने बनाया था, जिसमें कैंसर का, आप आज तक उसको ही चालू नहीं कर पाए। एक आपके मेंबर पार्लियामेंट में रेवाड़ी के अंदर घोषणा करके गए थे, आज उस बात को भी 5 साल हो गए, क्या वहां एम्स बना? घोषणाओं की सरकार है। जो लोग एक मेट्रो का पिलर नहीं बना पाए,
वो आज बात कर रहे हैं हरियाणा की। आप अपने गांव में, अपने इलाके में नहीं जा पा रहे, आज आप हरियाणा की बात कर रहे हो। हुड्डा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 75% छोड़ो, हम 100% आपकी पीठ थपथपाते हैं। आप नौकरी तो दो, रोजगार तो दो, फैक्ट्रियां तो खोलो, कुछ करके तो दिखाओ। सर रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। दीपक गहलोत, रेवेन्यू बढ़ा है क्योंकि टैक्स बढ़ा है, आमदनी तो बढ़ा ही नहीं। देखिए, मैं एक बात तो अजय गुड़िया जी को कहना चाहूंगा। हाँ। गुड़िया साहब, जिस तरीके से आप युवा नौजवान जो सीएम दुष्यंत चौटाला के बारे में बोल रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो है, आज इतने मेरे ख्याल से 13 या 17 कुछ पोर्टफोलियो उनके पास है, और आज आप 13,000 नौकरियां जनरेट करी, उसके बारे में गिनवा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, और खरखोदा में लग रहा है तो डिप्टी सीएम साहब को कहिए थोड़ा सिरसा जिले के लिए भी कुछ करें। सिरसा जिले में इतना पीछे है, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री इतनी बार दिए हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री दे दे, सिरसा जिला स्वयं बहुत पीछे है, तो उनको कहिए कि वहां पर भी कुछ काम करे। और दूसरा, खटाना साहब, मैं आपको बता दूं कि इस धरती पे 7 अजूबे है, 8वां अजूबा मैंने जो देखा है, वैसे तो लोग किसी को मानते हैं, लेकिन 8वां अजूबा जो मैंने देखा है वो बड़ौदा हल्के के कथुरा गांव में देखा है, जहाँ पे 2013 में बाप, उसका बड़ा बेटा, उसका छोटा बेटा, तीनों की नौकरी एक महकमे में एक ही दिन लगी थी, हुड्डा सरकार के राज में लगी थी। ऐसा चमत्कार मैंने कहीं नहीं देखा। और मैं आपको नाम के साथ, सुनिए खटाना साहब, सुनिए ऐसे नहीं, मैं आपको नाम के साथ, सत्यता के साथ साबित कर सकता हूँ कि तीनों बाप बेटे की एक दिन की ज्वाइनिंग एक महकमे में, एक रिजल्ट में तीनों का आगे पीछे एक साथ में नंबर आया हुआ, और वो बड़ौदा हल्के के जो हुड्डा साहब का स्वरूप्रिय हल्का है, वहां से, मतलब ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा। और इस चीज के लिए भी आप पीठ थपथपा रहे हैं, मैं बड़ी आपकी बड़ाई करता हूँ घटाना साहब कि आपने जो किसी की पीठ थपथपाई उत्तर प्रदेश में, ये अच्छी राजनीति का एक आपने एग्जाम्पल दिया है। तो ये है किस चीज का एग्जाम्पल, और आप हरियाणा सरकार को देकर दिखाइए साहब कि जिस तरीके से गरीब बच्चों की नौकरियां लग रही है, सरकारी महकमों में गरीब बच्चों की नौकरी नहीं है, वो काबिले तारीफ है। और विदु रावल जी, आप भी थोड़ी सी शाबाशी इनको दीजिए कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से राज चलाया, इतना रेवेन्यू बढ़ाया। और दूसरी बात आपके लिए चिंताजनक विदु रावल जी, इस प्रकार से मुझे लगती है कि अगर किसी भी प्रकार से इस रिपोर्ट में सच्चाई है तो सत्य में बिल्कुल हकीकत में चिंताजनक रिपोर्ट है, और इसके ऊपर सरकार का अभी समय है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और अगर ये झूठी रिपोर्ट है तो उसकी जांच करवाइए। तो अगर मगर क्यों करे दीपक गहलोत, जब कह ही रहे हैं सीएम साहब कि हम खारिज कर रहे हैं, कार्रवाई करनी होगी तो कर देना चाहिए ना कार्रवाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों प्रोफेसर साहब, क्या गलत है इसमें? कार्रवाई होने के बाद ही ये निकल के आएगा ना कि रिपोर्ट का आधार क्या है और किस प्रकार से है। नहीं, वो तो कार्रवाई की बात आएगी तो फिर हो जाएगा ना, दूध अलग पानी अलग। वो तो हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, अजय जी आ रही हो, प्रोफेसर साहब आ रही हो, इनकी बात है। हाँ, जो सवाल उठाए हैं मैं उनको स्पष्टीकरण कर दूंगा। पहली बात तो आपने हरियाणा के अंदर एक कहावत चलती है, घर की वही चाकता निखनिया। यहाँ मैंने बता दिया कि महेश व्यास जो है, इस प्रकार का फ्रॉड व्यक्ति जो कांग्रेस की सोनिया गांधी की जो कैबिनेट किचन कैबिनेट चला करती थी, मनमोहन सिंह की कैबिनेट के कैबिनेट चला करती थी, और सुपर कैबिनेट वो थी। इस प्रकार सोनिया की मनमोहन सरकार में, जिस प्रकार सोनिया की मनमोहन सरकार में सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी, उस प्रकार से कैबिनेट जो थी वो सुपर कैबिनेट कौन सी थी, वही लोग जिसके अंदर ये महेश व्यास टाइप के लोग, हर्ष मंदर टाइप के लोग, तीस्ता सेकलवार टाइप के लोग, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एक बार ही बारंबार कोर्टों में सुनवाई की हुई है, जिनको मॉरली करप्ट बताया गया, ऐसे लोग उससे बात किया करते थे। एंटी इंडिया फोर्स की वो खैर किसी और डिबेट का विषय है। अभी एक दो बातें बड़ी दिलचस्प है। अच्छा किया दीपक जी ने कथुरा गांव की बात की, एक दो गांव की बात मैं कर देता हूँ। मुख्यमंत्री जो पूर्व में रहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका गांव था सांगी और हल्का था सिलोई। अब क्या होता था हरियाणा के अंदर, सारे के सारे योग्य लोग जो है वो सिलोई हल्के में मिलते थे, और सिलोई हल्के में सबसे ज्यादा जो योग्य थे वो गांव सांगी में मिलते थे। हमने एक काम तो गलत कर दिया, हमने पूरे हरियाणा के अंदर इन योग्यता का प्रचुर प्रसार कर दिया। अब हरियाणा के कोने कोने से बच्चे लगते हैं। एक भर्ती हुई थी 2012 में, कंडक्टर की भर्ती हुई थी। अंदर की रिपोर्ट आई कि उस समय जो महम के वहां के विधायक थे
सुधा साहब से उन्होंने कहा कि एक भर्ती मुझे भी दे दो, आपने अपने हल्के में सारी भर्ती कर दी। एक भर्ती में 26 लोग लगे हुए हैं। उस भर्ती में एक गांव से खरग नाम के गांव से 26 लोग लगे। और मैं 7 जिले बताता हूँ आपको, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, करनाल, इन सारों को मिलकर 35 लगे। और तीन तो ऐसे थे, 3 जिले तो ऐसे थे जिनमें से केवल एक आदमी लगा, यानी एक गांव में से 26 और एक जिले में से 1। इस प्रकार की इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया हुआ है। लेकिन ठीक बात है कि आज कांग्रेस का फड़फड़ाता हुआ दिया जो है बुझ रहा है, बुझना भी चाहिए था। कांग्रेस आज जो है भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। कांग्रेस आज जो है भाई भतीजावाद का दूसरा नाम है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो है तरक्की खर्ची का दूसरा नाम थी। हरियाणा के अंदर परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद किस प्रकार से हरियाणा को जकड़ा हुआ था। जवाब दीजिए प्रोफेसर साहब इस सवाल का कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, जैसा कि अजय गोलिया साहब ने कहा, तो टैक्स बढ़ा रहे हैं ना, आमदनी कहाँ बढ़ी है? नहीं, मैं एक आंकड़ा ये भी बता देता हूँ। एक इन्होंने कहा जीडीपी की बात की, जीडीपी पर कैपिटा की बात की, पर कैपिटा इनकम की बात की। इन्होंने एक बड़ा गलत बात कही, किसानों का भी नोट करना। आपने कहा कि आपके समय ज्यादा था। मैं बता देता हूँ, जिस दिन हुड्डा साहब ने इन्होंने जब जो है अपना ऑफिस खाली किया था, उस समय हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम थी वो 1,35,000 रुपए थी। इसको नोट करना। और जो अभी पिछला नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, जो 2020 और 21 के लिए दी है, उसमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है हरियाणा की हुड्डा के समय से 1,35,000 से बढ़ाकर 2,64,207 रुपए दुगनी कर दी। आप क्या बढ़कर आए हैं? किसने आपको गलत जाहिर कर दिया? ये तो आप हमें उठा रहे हैं कि हम बताएं कौन कौन सी ईद उठाएं, कौन कौन सी ईद उठाकर आपको फिर सब। चलिए ठीक है, वक्त कम है, आ जाइए। ठीक है प्रोफेसर साहब, वक्त थोड़ा कम है अब मेरे पास, अब कमांड आने शुरू हो जाएगी वाइंड अप के लिए। अजय गोलिया। देखिए नमिका जी, इन्होंने हमारे ऊपर सवाल उठाए, जमुना पार कट्टर पार, ये इन्होंने कहा मैं इन पर चीज क्या जो मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, उसे रास्ता बदलना नहीं करते। लोगों ने मैंडेट ऐसा दिया था, हमने खड़े होकर के सबके हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में कहा कि हमारी ये मांगे हैं, जो पूरी करेगा उसके साथ जाएंगे। हमें हरियाणा प्रदेश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जिसमें 75% तक किसान के खाते में सीधे पैसे थे। हमारी जो मांगे थी, मैनिफेस्टो थी, हमने अपना मैनिफेस्टो उठा के कहा था जो इसको पूरा करेगा हम उसके साथ जाएंगे। हम हरियाणा प्रदेश का भला चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश का हित चाहते हैं। भाजपा ने कहा, अमित शाह जी ने दुष्यंत जी को बुला करके कहा कि हमें आपकी सभी मांगे मंजूर हैं, हम ये सभी चीजें हरियाणा में लागू कर देंगे, आप हमारी सरकार बनवा दो। हमने सरकार बनवा दी। कब तक ये जवाब देते रहेंगे सर? सवाल पहली बार नहीं उठे जमुना पार वाले, लेकिन मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते, पहली बार सुना मैंने। प्रोफेसर साहब भी मुस्कुराए। कब तक जवाब देते रहेंगे? आ जाइए। जब महकमे मिलते हैं तो आदमी मुड़ जाता है। जो सवाल मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, अजय गोलिया आपसे भी मैं वही सवाल पूछ लेती हूँ। अगर मगर के सिचुएशन में हम लोग क्यों रहे, क्यों नहीं कार्रवाई हो जाए और पता चल जाए कि भैया 27 से या 34 कैसे हो गया, इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है कि सरकार कह रही है 6.1 और आंकड़े कह रहे हैं CMI के 34.1। बहुत बड़ा गैप है। कार्रवाई देखिए अनामिका जी, बहुत बड़ी बात आपके टीवी चैनल पर कह देता हूँ। हाँ। ये प्रदेश चलेगा कानून से, ये प्रदेश चलेगा संविधान से। अगर कट्टर जी भी चाहें कि किसी का कुछ बुरा कर दें या अच्छा कर दें तो नहीं कर सकते। वो कानून में आदेश होगा जो कानून तो के अंदर होगा। गैर कानूनी काम करने के लिए कौन कह रहा है? ये बात कहाँ से? नहीं, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, अगर वो जांच में दोषी होंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। जांच में होनी चाहिए नहीं और जांच होगी या हो रही है? होगी, जांच होगी, दो अलग बातें हैं। होगी ना? सुनिश्चित कर देता हूँ कि जांच होगी। हाँ। अगर कोई गलती खामी मिली तो कार्रवाई। चलिए ठीक है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और जरा ये ग्राफिक्स दोबारा से हिट कीजिएगा। आप लोग जो दिखा रहे हैं PCR की जो हमारी टीम है, राज्यों में बेरोजगारी दर, ये नहीं प्रदेश सरकार ने रोजगार के लिए क्या क्या किया है, वो ग्राफिक्स एक बार दिखाइए जरा दोबारा से। तब तक मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रदेश सरकार की तरफ से, मनोहर सरकार की तरफ से रोजगार की योजना है, सुनिएगा खटाना साहब। हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना, निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण, जिसका आप जवाब दे रहे थे, हरियाणा रोजगार पोर्टल। ठीक है खटाना साहब, क्विक रिएक्शन। हाँ, हरियाणा सक्षम योजना, ठीक है।
क्विक रिएक्शन। मेरे भाई ने एक बात कही कि मोड़ आए तो मुड़ना पड़ता है। तो भैया जब आपको इतने जब महकमे देने शुरू करे 1 2 3 4 जब गिनती वो 13 तक पहुंच गई तो हरियाणा के लोगों को छोड़कर हितों को छोड़कर वो लोग उसमें आ गए। मैं एक सरकार बने हुए और गठबंधन हुए एक आखिरी बात कहना चाहता हूं जो हुड्डा साहब ने कही नेता आपके विपक्ष आपके समक्ष में, मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं लौट कर जरूर आऊंगा। आज सभी लिख कर आए हैं एकदम एक के बाद एक मुहावरे। दीपक गहलोत जी मुस्कुराइए, आखिर में ही आऊंगी आपके पास। अजय गुलिया, हाँ जल्दी से क्विक रिएक्शन 10-20 सेकंड के भीतर। नहीं अनामिका जी मैं एक चीज कहता हूँ, देखो मैं हमेशा चर्चा करना चाहता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये देखिए ये उधर उधर की बातें ये करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप चर्चा करें काम पर, आप चर्चा करें 75% से क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी जॉब क्रिएशन हुई, इस बात पे चर्चा करें, चर्चा को सार्थक बनाएं। ये नहीं कि क्या देने के लिए देखिए राजनीतिक भाषण ये चुनावी रैलियों में दें। जब टीवी डिबेट में आए हरियाणा न्यूज की जिसका कागज की कोरा है उसकी गलती क्या निकाले, उनका भी अपना काम है। जिसका कागज कोरा है उसकी गलती क्या निकाले। जो टेस्ट देने ही नहीं गए, जिनकी पर्चियां पहले ही लीक हो गई, जो इंटरव्यू में साक्षात तक नहीं पहुंचे, वो किसकी बात करे। आप भी बाद में काम की बात करते, आप पहले जमुना पार की बात करते अगर इस तरह का बयान इनकी तरफ से आया होता। चलिए ठीक है प्रोफेसर साहब। देखिए गठबंधन पर बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं भी एक बात कहकर अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय भी गठबंधन बने थे और उन्होंने एक CMT बनाया करते थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके। हमारे भाजपा के गठबंधन चाहे केंद्र में है चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, हम कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम करते हैं और इन कलेक्टिव मैक्सिमम प्रोग्राम के रूपे ही हम हरियाणा को देश के अंदर अव्वल स्थान पर लेकर जा चुके हैं और इसी नाते ही हम देश को भी। सर 10 सेकंड में बताइए, जांच होगी CMI की रिपोर्ट पर? देखिए इसमें ये देखना पड़ेगा, मतलब अभी सोच रहे आप लोग की होगी कि नहीं होगी, है ना? मैं अनामिका की जवाब दे रहा हूँ। मैं हर जांच में एक्स चेकर का पैसा भी लगता है। हमें ये देखना है कि अगर इससे एक्स चेकर का हरियाणा के किसी युवा का, हरियाणा के किसी बुजुर्ग का, हरियाणा के जनमानस का, माफी चाहूंगा गुलिया साहब। ठीक है दीपक साहब कंक्लूड कर दीजिए बस प्लीज सर प्लीज। दीपक जी कंक्लूड कीजिएगा 20 सेकंड में। आवाज उठाएंगे जी। बोलिए। अनामिका जी मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, जांच होगी। ठीक है सर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक साहब, आपको सुन नहीं पा रहे, लेकिन डिबेट के आखिर में प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि जांच होगी या नहीं होगी इस पर विचार कर रहे हैं। अजय गुलिया कह रहे हैं कि जांच होगी, जैसे ही जांच बैठती है हरियाणा न्यूज के इस खबर पर मोहर लगनी चाहिए। दीपक साहब जल्दी खत्म कीजिए, अगर आवाज आई तो जरूर सुनूंगी। बोलिए। नहीं आ रही सर, आवाज ही नहीं आ रही। दोबारा जोड़ जो कांग्रेस के पक्ष में बोले उसके खिलाफ। प्लीज सर मेरे दूसरे बुलेटिन का टाइम हो गया। हाँ, इस सरकार में गरीब गुरबे घरों से निकले हुए बच्चे गुदड़ी के लाल बनकर निकले हैं, जिनकी नौकरियां लगी है, ये सत्य है। और इससे पहले की जो सरकारें थी उनमें मुख्यमंत्री और उनके बेटों ने साथ में सजाएं काटी है नौकरियों के चक्कर में। उसके बाद वाली सरकारों में इतनी उन्होंने ऐसे अजूबे दिखाए कि बाप बेटे और बेटे तीन दिनों के घर में नौकरी एक साथ लगी। तो थोड़ा सा संयम बना के रखना चाहिए कि अगर ऐसा आरोप लगा है तो गंभीर आरोप है। अगर बिल्कुल आरोप उसकी जांच होनी चाहिए, जैसा कि सरकार ले रही है तो जांच करा ले, और नहीं तो जवाब दे इसका डंकी की चोट पर। चलिए, बड़ौदा चुनाव की हार का डर निकला नहीं है अभी। इसी के साथ इस डिबेट में हम यही रुकेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।